हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अभी हाल ही में यूपीएससी ने सिविल सेवाओं के लिए एक रिजल्ट जारी किया है जो फाइनल रिजल्ट है। आप में से कई लोग इससे परिचित होंगे क्योंकि कल जिन भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है वो अपने आप में बधाई के हकदार हैं। उन्होंने जो मेहनत की है उसके बाद उन्होंने अंतिम सफलता हासिल की है। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके अंतर्गत कई सारी परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है, उन्हीं में से एक परीक्षा का नाम हम सिविल सेवा परीक्षा के रूप में जानते हैं और उसके अंतर्गत कई सारी ऐसी सेवाएं हैं जो ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंतर्गत आती है। तो इन परीक्षाओं में चयन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है और भारत के अंतर्गत कई सारे राज्यों से, हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दोनों ही क्षेत्रों से आने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और इस परीक्षा में परिणाम हासिल करने या हम कहें सिलेक्शन लेने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक सवाल यह है कि जो यूपीएससी संस्था है उसके बारे में हम क्या जानते हैं, क्योंकि परीक्षा की तैयारी के दौरान हम बहुत कुछ पढ़ते हैं। हालांकि जब पॉलिटी वाला सेक्शन पढ़ते हैं तब कई सारे खंड उस संस्था के बारे में बात करते हैं। ऐसे में हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि वे कौन कौन से प्रमुख प्रावधान हैं जो डायरेक्टली यूपीएससी से जुड़ते हैं। आज के सेशन में हम इस पर बात करेंगे। भारत में आईएएस की परीक्षाएं और संघ लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग का इतिहास क्या रहा है, इसका गठन कब किया गया, क्यों किया गया, इसका वर्तमान स्वरूप जिसे हम यूपीएससी के नाम से जान रहे हैं, तो ये कैसे इस स्वरूप में पहुंचा, इन सभी बातों पर चर्चा करते हुए इसके कुछ कार्य और संवैधानिक प्रावधानों पर बात करेंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम रिजल्ट आउट, हाउ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन वाज सेटअप, यानी इसको किस तरह से गठित किया गया। तो चर्चा में क्यों है इस पर और बात करते हुए फिर हम समझ लेंगे संघ लोक सेवा आयोग के बारे में, इससे जुड़े हुए जो कार्य है, जो जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, किन अनुच्छेदों में इसका उल्लेख हमें मिलता है, इसकी भूमिका क्या है, बेसिकली किस तरह से कार्यरत है, किन परीक्षाओं से जुड़ता है, क्या क्या इसके लिए दायित्व सौंपे गए हैं इसको, जो उसे किस तरह से निभाता है, इसका इतिहास फिर प्रमुख रूप से समझेंगे। आजाद भारत में क्या स्थिति रही, और फिर एक सवाल जो कि आपसे प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, अगर मेंस में भी कोई सवाल बने तो आप उसका उत्तर दे पाने की स्थिति में होंगे। तो जीएस पेपर 2 प्रमुख संवैधानिक संस्थाएं, तो चर्चा में इसीलिए बना हुआ है क्योंकि हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग की 2022 की परीक्षा का जो परिणाम है, अंतिम परिणाम, वो 23 मई को घोषित हो गया है। और हो सकता है कई सारे देखने वाले जो उम्मीदवार हैं, अभ्यर्थी हैं, वो सफल रहे हैं और कई सारे ऐसे हैं जो अभी भी उस तैयारी में लगे हुए हैं। हो सकता है कुछ नए अभ्यर्थी होंगे जिन्होंने अभी उस परीक्षा को नहीं दिया है, कुछ लोगों ने दे दिया होगा, वो आने वाले समय में फिर 2023 की परीक्षा पर ध्यान दे रहे होंगे। बहुत अच्छी बात है। अब 23 मई को नतीजे जारी हो गए हैं। क्योंकि सिविल सेवा की जो परीक्षा है या फिर सिविल सेवाएं जो हैं देश में बहुत प्रतिष्ठित पद हैं और इसकी परीक्षाएं भी अपने आप में फिर प्रतिष्ठित हैं। इसमें कई सारे प्रमुख पद हैं, महत्वपूर्ण पद हैं जो सरकार के अंतर्गत बहुत बड़े निर्णयों को लेने में शामिल होते हैं, जैसे भारतीय प्रशासनिक सेवा, जिसे आप आईएएस कहते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस, भारतीय पुलिस सेवा, अगला भारतीय विदेश सेवा, और भी कई सारी जो सेवाएं हैं इससे जुड़ती हैं। तो सिविल सेवाओं की अगर हम बात करें तो इसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की सर्विसेज शामिल होती हैं। जो अंतिम रूप से चयनित होने वाले जो उम्मीदवार हैं उनका जो क्रम आता है या उनको जो रैंक मिलती है उसके हिसाब से फिर उनको सेवाएं अलॉट की जाती हैं। तो हर साल लगभग 10 लाख परीक्षार्थी इस परीक्षा में सम्मिलित होते हैं, फॉर्म भरते हैं। ऐसा माना जाता है लगभग 4 से 5 लाख परीक्षार्थी इसकी प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होते हैं। उसके बाद फिर लगभग 30,000 परीक्षार्थी इसकी मुख्य परीक्षा में शामिल होते हैं। फिर लगभग 3,000 परीक्षार्थी इंटरव्यू में शामिल होते हैं और अंतिम रूप से लगभग 1,000 या उससे कम या कुछ ज्यादा के आसपास जो पद हैं, जो अंतिम चयन है, वो किए जाते हैं। तो ये इसकी बेसिक जानकारी है। अब संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन क्या है जो इस परीक्षा को कंडक्ट कराता है। सबसे पहली बात आपको समझनी है कि एक संवैधानिक निकाय है। जो लोग जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते वो इस बात को स्टार मार्क कर लें कि ये संविधान के अंतर्गत इससे जुड़े प्रावधान किए गए हैं। कहाँ किए गए हैं? संविधान के अध्याय 2 के अंतर्गत भाग 14, उसमें अनुच्छेद हैं कई सारे, 315 से 323 तक, जहां पर आपको इससे जुड़े हुई जो गठन के प्रावधान है, सेवा शर्तें और कई सारी चीजें उसमें शामिल हैं। तो भारत सरकार के अधीन समूह का और समूह खा की जो सेवाएं हैं उसके लिए मेरिट आधारित चयन किया जाता है, एग्जाम कराया जाता है।
एक बार 315 से लगा करके 323 तक जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में जान लें, ताकि अगर परीक्षा में उस अनुच्छेद का नाम दे दिया जाए या मैचिंग कराने के लिए दे दिया जाए तो आपको पता हो कि कौन सा अनुच्छेद कहाँ आता है या किस संबंध में बात करता है। तो अनुच्छेद 315 संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ऐसी बात करता है। यानी अगर कोई पूछे कि किस अनुच्छेद के तहत इसका गठन किया गया है तो अनुच्छेद 315। फिर आएगा 316 जहां पर सदस्यों की नियुक्ति और पदावधि की चर्चा की गई है। फिर 317 आएगा जहां लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना से जुड़ी हुई बात करता है। 318 में आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में जो रेगुलेशन है वो बनाने की शक्ति दी गई है। 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने से संबंधित जो प्रतिषेध है, जो रोक लगाई गई है, उसकी चर्चा है। 320 कहता है कि लोक सेवा आयोगों के क्या कृत्य होंगे, क्या कार्य होंगे। 321 में लोक सेवा आयोगों के कृत्यों का विस्तार करने की शक्ति है, यानी जो काम है अगर उनको बढ़ाया जाना है तो वो बढ़ाया जा सकता है। 322 में लोक सेवा आयोग के खर्चों की जानकारी है कि इसका व्यय किस तरह से होगा। और 323 में आयोगों के प्रतिवेदन यहां शामिल किए गए हैं। तो 315 से 323 प्रमुख अनुच्छेद हैं। अब आते हैं इसकी भूमिका पर कि किस तरह से कार्य करता है। तो भूमिका के लिए पहले हम यही समझ लें कि इसके जो खर्चे हैं भारत की संचित निधि से किए जाते हैं, यानी इसके जो खर्चे हैं भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, क्योंकि एक संवैधानिक निकाय है। इसके कार्यों में संघ की सेवाओं में नियुक्ति के लिए परीक्षा आयोजित करना, उनमें से कई सारी परीक्षाओं के लिए आप लोग तैयारी कर रहे हैं। अगला, साक्षात्कार के माध्यम से चयन द्वारा सीधी भर्ती। उसके अलावा पदोन्नति की बात हो, प्रतिनियुक्ति की बात हो या आमेलन की बात हो, उससे संबंधित अधिकारियों की नियुक्ति। सरकार के अधीन कई सारी सेवाओं और पदों के लिए भर्ती से जुड़े नियमों का निर्माण करना या फिर उनमें संशोधन करना। इसके अलावा कई सिविल सेवाओं से जुड़े हुए जो अनुशासनात्मक मामले हैं वो भी यूपीएससी देखेगा। इसके अलावा भारत के राष्ट्रपति द्वारा आयोग को भेजे गए किसी मामले पर सरकार को सलाह देने से जुड़ा हुआ कार्य भी ये करेगा। ये जो कार्य हैं ये दायित्व के रूप में इसको सौंपे गए हैं, तो ये कार्य ये कर रहा है। अब आते हैं इसके इतिहास पर कि आज के समय हमें वर्तमान स्वरूप में संघ लोक सेवा आयोग जैसा दिखता है उसका इतिहास क्या है, वो किस तरह से गठित हुआ, क्यों गठित हुआ, कब से गठित हुआ। तो हम अगर इतिहास में जाएंगे तो हमें दिखाई देता है भारत में मुगल एरा के बाद जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है तो वो धीरे धीरे करके भारत का पूरा सिस्टम बदलना शुरू करते हैं और अपने तरीकों को यहां पर शामिल करते हैं, ताकि भारत के अंतर्गत जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो राजस्व व्यवस्था है, उन पूरी चीजों को संचालित कर सके। तो सिविल सेवकों का जो शुरुआती नामांकन है वो कंपनी के निर्देशों पर ही कर दिया जाता था, यानी जिस भी व्यक्ति को सिविल सेवा में लाया जाना होता था तो कंपनी जिसको चुन लेगी वो सीधे सीधे यहां पर उस पद पर आ जाएगा। अब यहां पर उनका जो प्रशिक्षण है वो लंदन में होता था। कॉलेज का नाम है हैलीबरी कॉलेज, जहां पर इनको ट्रेनिंग दी जाती थी। अब भारत में योग्यता आधारित जो आधुनिक सिविल सेवा की अवधारणा है वो 1854 में लाई गई थी और यहां पर एक शख्स का नाम आएगा लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले की रिपोर्ट के अंतर्गत फिर इसका गठन किया गया था। इन्होंने दो बातें प्रमुख कही थी। पहला कि प्रतियोगी परीक्षा से प्रवेश होना चाहिए, ना कि कंपनी के निर्देशों द्वारा केवल जो नामांकन उन्होंने कर दिया है, नामांकन के लिए जिन लोगों का नाम दे दिया है वो ही चयनित ना हो, ताकि हमें कुशल लोग मिल सके। अगला, योग्यता आधारित स्थायी सिविल सेवा प्रणाली की शुरुआत की जाए। ये कुछ वजहें थी जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताई थी। अब 1854 में लंदन में सिविल सेवा आयोग की स्थापना होती है और 55 से फिर इससे जुड़ी हुई जो प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं या कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वो शुरू कर दिया जाता है। तो शुरुआत में जो परीक्षाओं का आयोजन है वो सिर्फ लंदन में ही होता था, जहां पर आयु की सीमा रखी गई थी न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 23 वर्ष। अब इस आयु सीमा के भीतर जो भी व्यक्ति इस परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता था वो हो सकता था। तो सत्येंद्रनाथ टैगोर पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने 1864 में इस परीक्षा में सफलता हासिल की थी। ये कौन थे? ये रविन्द्रनाथ टैगोर के भाई थे। अब पहला विश्व युद्ध होता है और भारत में कुछ संवैधानिक सुधारों की ओर कई सारे अधिनियम लाए जाते हैं, जैसे 1909 का, 1919 का। तो 1919 का यहां पर जब अधिनियम आता है
उसके बाद हमें इससे जुड़े हुए सुधार दिखाई देते हैं और 1922 में भारत में इन परीक्षाओं का आयोजन शुरू कर दिया जाता है। आजाद भारत की बात करें तो इसकी भी इतिहास में ही जाकर के आजाद भारत तक हम पहुंच पाएंगे, जहां पर भारत में लोक सेवा आयोग की उत्पत्ति 5 मार्च 1919 को भारतीय संवैधानिक सुधारों पर भारत सरकार के पहले डिस्पैच में हमें दिखाई देती है, जहां कहा गया था कि सेवा मामलों के नियमन के लिए कुछ स्थायी कार्यालय स्थापित किए जाने की आवश्यकता होगी। तो इन्हीं स्थायी कार्यालयों के जरिए फिर धीरे धीरे हम देखते हैं कि भारत के अंतर्गत लोक सेवा आयोगों की स्थापना का जो रास्ता है वो साफ होता है। अब ये जो कार्यालय स्थापित करने की आवश्यकता का उल्लेख था, इस अवधारणा को 1919 के भारत सरकार अधिनियम में कुछ अधिक व्यवहारिक रूप मिलता है, इसको और विस्तार दिया जाता है और भारत में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना के लिए अधिनियम की धारा 96C के अंतर्गत प्रावधान किए जाते हैं। 1 अक्टूबर 1926 को भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है। किसकी? लोक सेवा आयोग की। अभी तक ये सिर्फ लोक सेवा आयोग है, इसमें कोई भी संघ नहीं लगा है, संघीय नहीं लगा है। इसका जो कार्य था वो भारत सरकार अधिनियम 1919 में निर्धारित नहीं किए गए थे, क्योंकि इसके लिए फिर भारत सरकार अधिनियम 1919 की धारा 96C, इसकी उपधारा 2 के तहत फिर रेगुलेशंस बनाए गए थे। लोक सेवा आयोग कार्य नियम 1926, इसके द्वारा फिर इसको रेगुलेट किया गया। आगे चलकर हम देखते हैं कि 1935 का अधिनियम आता है, जो प्रमुख रूप से संघ या संघीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर लोक सेवा आयोगों के गठन की बात करता है कि संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग बनाया जाए और प्रत्येक प्रांत या प्रांतों के समूह के लिए एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग गठित किया जाए। ऐसी परिकल्पना जब ये होती है तो 1937 में जब यह अधिनियम लागू होता है तो एक फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का गठन किया जाता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि भारत आजाद होता है और 26 जनवरी को हम अपना संविधान अपनाते हैं। जब हम अपना संविधान अपनाते हैं तो जो संघीय लोक सेवा आयोग था या हम कहें फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यही आगे चल करके फिर यूपीएससी के रूप में यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें एक अनुच्छेद की प्रमुख भूमिका है, अनुच्छेद 378 का क्लॉज 1, जिसके अंतर्गत फिर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन को यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के रूप में स्थापित कर दिया जाता है और तब से फिर ये लगातार अपने कार्यों को संचालित कर रहा है और आज भी हम में से कई सारे लोग इस व्यवस्था को देख रहे हैं और इसको काफी बेहतरी से कार्य करते हुए पा रहे हैं। चलिए अब आते हैं सवाल पर इससे जुड़ा हुआ। यहां दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संघ लोक सेवा आयोग एक संविधानेतर निकाय है। दूसरा, संघ और राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग के गठन की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 320 में की गई है। तो आपको इसमें से सही कथन पहचानना है, क्योंकि हमने पीछे कई सारे अनुच्छेदों पर चर्चा कर ली है। अब महत्वपूर्ण है, ऐसा लग सकता है कि आपको याद था, लेकिन रिवीजन के लिए भी इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। ऐसे में एक बार देख लीजिएगा, जहां पर कोई आपको दिक्कत लगे वहां पर उन अनुच्छेदों के विस्तार में भी जाकर के आप पढ़ सकते हैं। जो भी आपके पास किताब हो उसमें जाकर के अनुच्छेदों को ठीक से देख लीजिएगा, ताकि फिर से ये याद हो जाए। तो कमेंट सेक्शन में फिर आपको इसका सही जवाब देना है। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक पढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए और इस विषय से जुड़ी हुई अगर आप कोई और बात बताना चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। मिलते हैं, पढ़ते रहिए, शुक्रिया।